हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम राजमोहित कुमार खत्री है और मैं इस बार बीपीएससी 3 में सिलेक्टेड हुआ हूँ, जो आज आप देख सकते हो। और मैंने इसके साथ साथ 2 टाइम्स नेट को भी क्वालिफाई किया है और मैंने एक बार कंप्यूटर साइंस को भी जेआरएफ में क्वालिफाई किया मैंने कंप्यूटर साइंस में। ये मेरा बीपीएससी का अपॉइंटमेंट लेटर है जो मुझे 3 सिलेक्ट होने के बाद मुझे मिला। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और मैं 11th-12th में अभी गुरु हाई स्कूल दुब्बा में पोस्टेड हूँ। ये मेरा जेआरएफ का जिस नेट का सर्टिफिकेट है और ये मेरा जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो मैंने 2 टाइम्स एग्जाम में दोनों साइड नेट एंड जेआरएफ दोनों को क्वालिफाई किया था। तो चलो गाइज, आज मैं आपको बीपीएससी 3 के 3.0 में डेटा स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को समझते हैं, उसको एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन थे जो बनाने लायक है या फिर अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 सबसे पहले पूछा गया था बीपीएससी 3 में कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस बीच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट्स इन नॉन लीनियर रिलेशनशिप में, यानी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट को, मतलब 2 एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट को नॉन लीनियर रिलेशनशिप में स्टोर करता है। मतलब लीनियर रिलेशनशिप मतलब हो गया आपका, जैसे आपका क्यू होता है, ये आपका क्यू है और क्यू में जो डेटा स्टोर होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो यहाँ एक एलिमेंट का दूसरे से एलिमेंट से लीनियर रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। 3 का 4 से लीनियर रिलेशन है, मतलब एक स्टैटिक रिलेशन, फिक्स रिलेशन। 2 का सिर्फ 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ नहीं है डायरेक्टली, 2 का 5 के साथ डायरेक्टली नहीं है। तो वैसे रिलेशन जिसमें सिर्फ डायरेक्टली रिलेशन होते हैं, सिर्फ 2 3 रिलेशन है, वैसे रिलेशन को लीनियर रिलेशन कहते हैं। जबकि अगर रिलेशन 2 का 5 से भी होता, 2 का 4 से भी होता, जैसे कि हम ट्री में करते हैं कि 2 एक एलिमेंट है, उसका रिलेशन 4 से है और 5 से है, तो वैसे रिलेशन को नॉन लीनियर कहते हैं। यहाँ पे हम नॉन लीनियर कहेंगे, ये एक ट्री है। लेकिन अगर क्यू की बात किया जाए तो क्यू में जो एलिमेंट होते हैं, स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि 2 का 4 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है। यहाँ सिर्फ 2 का 3 से रिलेशन है या 2 का 4 से रिलेशन नहीं है, तो वैसे रिलेशन को हम लीनियर, क्यू के रिलेशन को हम लीनियर कहते हैं, लीनियर रिलेशन कहते हैं, और ट्री के रिलेशन को नॉन लीनियर रिलेशन कहते हैं। उसी प्रकार से स्टैक में भी होता है कि स्टैक का भी रिलेशनशिप जो होता है एलिमेंट्स का, यहाँ 2 है और इसके बाद 3 होता है, स्टैक ऐसे प्रकार। तो 2 का रिलेशन सिर्फ 3 के साथ है, 2 का रिलेशन आपके अगर 4 का है तो डायरेक्टली 2 का रिलेशन 4 के साथ नहीं है, 2 के बाद सिर्फ 3 का ही रिलेशन 2 के साथ है। तो स्टैक भी आपका लीनियर को फॉलो करता है, क्यू भी आपका लीनियर को ही फॉलो कर रहा है। और एरे तो आपका फिक्स स्टैटिक होता है, जो कंटिन्यूस एरे आपने पढ़ा होगा कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है एरे, और फिक्स साइज का भी होता है, जैसे 4 साइज का होता है, फिक्स साइज फिक्स होता है। इसके साथ साथ इसके मेमोरी में कंटिन्यूस होती है, जैसे इसका एड्रेस अगर 101 है, इसका 102 होता है, इसका 103 होता है। तो ये तो स्टैटिक से ज़्यादा लीनियर होता है, मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट से डायरेक्ट बगल का ही होता है। मतलब आप 3 को 5 से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, जैसे लिंक लिस्ट में करते हैं, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। तो एरे भी आपका लीनियर रिलेशनशिप बनता है। तो इसके आंसर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो नॉन लीनियर को फॉलो किया। ट्री हो गया या आपका ग्राफ हो गया, जो रिलेशन नॉन लीनियर रिलेशनशिप बनाते हैं, वैसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉन ऑफ द। मैंने कुछ दिखाया भी है कि इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, जिसमें स्टैक में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो लीफो बेस होता है, लास्ट इन फर्स्ट, मतलब स्टैक का फैसिलिटी जानते हो कि अगर इंसर्शन किया जाए, 2 को किया जाए, 3 को किया जाए, 4 को किया जाए, इंसर्शन
हमेशा टॉप पे होता है और डिलीशन भी टॉप से ही होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जब सबसे लास्ट में 4 आया तो लास्ट सबसे पहले 4 आउट भी होगा। इस प्रकार का फैसिलिटी लगता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले आउट होगा। उसके बाद 3 आया तो 3 जाएगा, फिर 2 आया तो 2 जाएगा, जो सबसे लास्ट में आता है वो पहले आउट होता है। उस प्रकार से क्यू का फैसिलिटी होती है कि क्यू का आप जानते ही हो कि क्यू की जो फंक्शनलिटी होती है 2 3 4 5 होता है। तो इसका रूल ये होता है कि हम क्यू में इधर से इंसर्शन करते हैं और सॉरी इधर से हम डिलीशन करते हैं, सॉरी ओके इधर से हम डिलीशन करते हैं और इस साइड से हम इंसर्शन करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये वाला ये एलिमेंट नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट अगर इंसर्ट होता है तो यहाँ पर 5 इंसर्ट होता है अगर इंसर्शन करते हैं, और डिलीशन करते हैं तो यहाँ से 2 को डिलीट करते हैं। तो इसमें रूल होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मॉडल पर होता है कि अगर एलिमेंट 2 का 5 से पहले इंसर्ट किया गया था तो 2 ही डिलीट होगा, अगर उसके बाद 3 इंसर्ट किया गया था तो उसके बाद 3 डिलीट होगा, अगर 4 आया था तो 4 को डिलीट होगा। इस प्रकार से क्यों हमारा फॉलो करता है। ठीक है, तो आगे सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और सिक्वेंशियल मेमोरी स्टोरेज होता है एरे का, मैंने जैसे बताया आप लोग को। लेकिन ट्री और ग्राफ यहाँ दिया नहीं गया था, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एबव होगा। ओके, जैसे आपको एग्जांपल भी स्टैक का दिख रहा है और आपका की को दिख रहा है कि इस साइड से इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं और इधर से हम इंसर्शन करते हैं। सर ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक है, तो इधर से आप डिलीशन कर रहे हो और यहाँ से आप इंसर्शन कर रहे हो। सॉरी यहाँ से आप डिलीशन ये आपका फ्रंट है तो फ्रंट से आप डिलीशन करते हो, फ्रंट से डिलीशन करते हो और इधर से आप जिधर से लास्ट बैक होता है, लास्ट एलिमेंट होता है, उधर से आप इंसर्शन करते हो। ओके, और स्टैक में होता है तो लास्ट एलिमेंट जैसे पुश 1 हुआ, फिर पुश 2 हुआ, पुश 2 को पॉप करना है तो लास्ट एलिमेंट को ही पॉप कर देते हैं, जैसे यहाँ पॉप किया गया। ओके, आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो ट्री के पास रूट की होते हैं, रूट के चाइल्ड होते हैं, ए बी एंड सी चाइल्ड, फिर बी के चाइल्ड होते हैं डी एंड ई, फिर डी के चाइल्ड है एच। इस फॉर्मेट से डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक, और हमारे पास ग्राफ्स होते हैं जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, हमारे पास ट्री होते हैं और ग्राफ होते हैं जो नॉन लीनियर को फॉलो करते हैं। मैं आगे चल डिटेल बताऊंगा इनके बारे में, जब क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में तो बताऊंगा। ये ग्राफ का पिक्चर है, जब देख सकते हो कि एक ग्राफ एक एलिमेंट 5 3 से कनेक्टेड है, और यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो नॉन लीनियर रिलेशनशिप का कि 3 आपका 1 से भी कनेक्टेड है और 3 आपका 4 से भी कनेक्टेड है। इसीलिए ये रिलेशनशिप जो होता है ये नॉन लीनियर को फॉलो करता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। आप यहाँ भी देख सकते हो कि B एक एलिमेंट है जो D से भी कनेक्टेड है और E से भी कनेक्टेड है, इसीलिए नॉन लीनियर को फॉलो कर रहा है। अदरवाइज ये लीनियर को ही फॉलो करता, क्योंकि ये B D से भी कनेक्टेड है और E से भी कनेक्टेड है, इसीलिए ये नॉन लीनियर है। देखिए आपका स्टैक और आपका क्यू होता है जो फिक्स होता है, एक एलिमेंट सिर्फ अपने बगल वाले एलिमेंट से ही कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। अब 2 4 से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए ये लीनियर को फॉलो करता है। उसी प्रकार से आपका स्टैक, उसी प्रकार से आपका क्यू होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89 क्वेश्चन नंबर 89 का, कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए सबसे इफिशिएंट होता है। मतलब सबसे अच्छा सर्चिंग करे, सबसे अच्छा इंसर्शन करे, सबसे अच्छा डिलीशन करे,
तो वैसे स्टैक का नाम बताइए। तो आपका स्टैक की बात करते हैं, पहला लिखा हुआ स्टैक। तो अगर स्टैक की बात किया जाए, ठीक है, तो स्टैक की बात किया जाए, जैसे इसका आंसर हैश टेबल होता है, आप जान लो, बट मैं समझाता हूँ कैसे हैश टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैक जो क्या करता है, आपका स्टैक जो डेटा टेबल होता है, मान लीजिए कि आपको इंसर्शन करना है, 4 इंसर्ट कर दिया, तो आपको इंसर्ट करने कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। अगर हम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम अगर हम इसे बास्ट केस कम्प्लेक्सिटी भी कहें, तो इंसर्ट करने में हमको ऑर्डर ऑफ 1 लगा, मतलब 1 सेकंड का समय लगा, सिर्फ कांस्टेंट टाइम लगा 4 को इंसर्ट करने में। आपको अगर 5 को इंसर्ट करना है तो फिर से ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा, 6 को इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा। तो यहाँ कहता है कि इंसर्शन को सपोर्ट करता है और डिलीशन को भी सपोर्ट करता है। अगर डिलीट करना है तो 6 को डिलीट करें तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इसको डिलीट भी करती है, एक कांस्टेंट 1 टाइम में 6 को डिलीट करती है, फिर 5 को भी डिलीट करती है। बट सर्चिंग अगर करना है हमको, मान लीजिए हमको मेरे पास स्टैक है, हमको 4 ढूंढना है, तो अब क्या करोगे, सबसे पहले 6 को हटाएगा, फिर 5 को हटाएगा, उसके बाद जाके आप 4 विजिट करोगे, या फिर आपको 6 पर जाना पड़ेगा, फिर 6 से 5 पे जाना होगा, 5 से फिर 6 के बाद अगर आपको 6 पे जाना होगा, 6 से 5 जाएगा, 5 से 4 जाएगा, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। आप 6 से डायरेक्टली जंप करके 4 पे नहीं आ सकते स्टैक में, और लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है तो 6 से 4 तो आ नहीं सकता। तो क्या कर रहा है कि 6 से 5 और 5 से उसे 4 पर जाना पड़ेगा, तो उसे ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ 1 सेकंड यहाँ लगा, 1 सेकंड यहाँ लगा, और इसके बाद यहाँ पहुँचने में इसमें ऑर्डर ऑफ 3 सेकंड लग गया। यानी इस अगर मैथमेटिकली कहा जाए तो इसे ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है, ये जितने एलिमेंट्स है उतने टाइम्स इसे लग रहा है सर्चिंग करने में स्टैक में। तो ऑर्डर ऑफ n टाइम तो ज़्यादा समय हो गया, तो स्टैक क्या हो गया, एक तरह से सर्चिंग फास्ट नहीं कर पा रहा, नॉट फास्ट है। हमें मेरा क्वेश्चन था कि हमारा इंसर्शन के साथ साथ डिलीशन के साथ सर्चिंग भी फास्ट हो, सर्चिंग भी सबसे अच्छा हो। ठीक है, इस प्रकार से क्यू को देखोगे आप तो क्यू का भी रूल ये होता है कि क्यू में अभी आप मानते हैं कि अभी इंसर्शन डिलीशन यहाँ से कर रहा हो, इंसर्शन आप यहाँ से कर रहा हो, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आप इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हो, बट नॉट सर्चिंग, क्योंकि अगर एलिमेंट यहाँ पे है 5 एलिमेंट है, 5 को ढूंढना है, आपको सर्च करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, अगर मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे 4 पे है और आपको 4 को ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ अगर आपका क्या कहते हैं, एक आपका कर्सर है, यहाँ पे अगर कर्सर है तो यहाँ से यहाँ आपको जाना पड़ेगा, फिर 3 से 4 पे जाना पड़ेगा, तो उसमें बीच में 2 सेकंड का समय एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, यानी लॉगिन का समय आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, लॉगिन टाइम आपको एक्स्ट्रा समय लग रहा है। ठीक है, तो क्यू भी इस प्रकार से सर्च ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। बट हैश टेबल की बात करते हैं, हैश टेबल दिखता कैसे है, इसका आंसर मेरे लिए हैश टेबल है, और हैश टेबल दिखता कैसे है मैं दिखाता हूँ। तो हैश टेबल देखिए, आपका हैश टेबल का एग्जाम्पल है। हैश टेबल में क्या होता है कि हैश फंक्शन बना दिया जाता है, जैसे कि फंक्शन बना दिया 2x + 3 एक फंक्शन है, ये एक हैशिंग फंक्शन है। ठीक है, इसमें वैल्यू कहा गया कि इसमें अलग अलग बॉक्स बना दिए जाते हैं, जैसे 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखो तो वैल्यू आ गया 3। मान लो तो 0 कहा गया कि 0 को कहाँ रखा जाए, 0 एक वैल्यू था उसको कहाँ रखा जाए, और एक टेबल बना लिया जाता है जैसे यहाँ बनाया हुआ। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस पर टेबल बना देता है। तो कहा था 0 कहाँ रखा जाए, तो 0 को 2 गुने 0 किए +3 किए, हैश फंक्शन में 3 आया तो 3 पे रख दिए, यहाँ पर 0 को रख दिया। फिर आया 1 को रखना है, तो 2 गुने 1 + 3 तो हो गया 5। तो एक मान लीजिए टेबल के नीचे एक और था 5, तो यहाँ पे 1 को रख दिया। ठीक है, और ये आपका टेबल साइज होता है, फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ आपको इतना टेबल साइज रखना है, तो 5। तो क्या हुआ कि आप इंसर्शन करने के लिए 0 को इंसर्ट करना है, 0 को इंसर्ट करना है, 0 को आपको इंसर्ट करना है, तो जो फंक्शन में डालें या हैशिंग फंक्शन में डालें 2x + 3 में, और फंक्शन वैल्यू बता दिया कि 3 पे रख दो, 3 पे जाकर रख दिया गया। 1 है, 1 को हैशिंग फंक्शन डालें और 5 पोजीशन पर रख दिए, तो यहाँ 5 पोजीशन रख दिया। और आपको डिलीट करना है तो फिर से वही कीजिए, इस हैशिंग फंक्शन डालिए
पता चल जाएगा कि अच्छा 0 पोजीशन पे 3 पे रखा हुआ है, तो 3 पे जाकर डिलीट कर देना। जैसे मान लीजिए आपको डिलीट करना है, डिलीशन ऑफ 0 करना है, डिलीशन ऑफ 0 करना है। अभी तो इंसर्ट कर रहे थे, तो इंसर्ट कर रहे थे तो हमको ऑर्डर पर 1 टाइम लगा, 1 सेकंड, मतलब सिर्फ हैशिंग फंक्शन में डाले और पता चल गया कि कहाँ पे हमको डालना है, तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा, ऑर्डर पर 1 टाइम लगा। डिलीशन करना है आपको, डिलीशन करना है 0 को, तो आप सीधे फंक्शन में डाले 0 + 3, अच्छा पता चला, अच्छा ठीक है 3 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे जाओ और उसको डिलीट कर दो। 3 पोजीशन सीधे गया, हैशिंग फंक्शन 0 पे गया और उसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ भी हमको ऑर्डर 1 टाइम लगा। और सर्चिंग करना है, तो सर्चिंग करने के लिए क्या करें, 3 को है तो वही 3 को हैश फंक्शन डाल दिए, जब हैश फंक्शन डाले फिर से पोजीशन मिल गया, अच्छा 3 पोजीशन पे रखा हुआ आपका 0 वैल्यू, तो हाँ यहाँ रखा, तो देख लिया आपको सर्च भी हो गया। तो तीनों काम जो हो रहे हैं, जो ऑर्डर हो 1 टाइम में हो रहे हैं, तीनों ऑर्डर ऑफ 1, आपका सर्चिंग भी, आपका इंसर्शन भी, और आपका डिलीशन भी। और किसकी वजह से, तो एक सर्चिंग हैश फंक्शन की वजह से, हैश फंक्शन के अंदर टेबल बना दिया जाता है और टेबल के अनुसार रख दिया जाता है कि कहाँ वैल्यू है। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि ये एप्पल था, तो एप्पल को हैश फंक्शन में डाला गया, एप्पल एक फ्रूट है तो हैश फंक्शन इसको फ्रूट 3 पोजीशन पे दे दिया गया। कोका कोला एक पेय पदार्थ है तो उसे 0 पोजीशन ड्रिंक पे दे दिया गया। पंपकिन एक वेजिटेबल है तो हैश फंक्शन इसे 1 पोजीशन दे दिया। अगर आपको फिर ढूंढना होगा कि एप्पल कहाँ पर है, तो एप्पल को डायरेक्टली हैश फंक्शन डाले और पता चल गया कि एप्पल 3 पोजीशन पर रखा हुआ है, इसको डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, रीड कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको तीनों काम जो होगा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हो जाएगा। तो हमारा हुआ ना कि हैशिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन हुआ जो फंक्शन तीनों काम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कर रहा है। तो सबसे इफिशिएंट कौन हुआ, सबसे इफिशिएंट हो गया हमारा हैशिंग। इसलिए हैशिंग जो फंक्शन को हम सबसे फास्ट मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हैश टेबल बनाकर आप फंक्शन को इजी से यूज कर सकते हैं और उसे इजी से फास्ट कर सकते हैं। इससे इसका आंसर क्या हो गया आपका हैश टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है कि इन बाइनरी सर्च ट्री which सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन्स एलिमेंट डेट आर ग्रेटर देन नोड वैल्यू। एक सिंपल से क्वेश्चन है, आपने बाइनरी ट्री का नाम सुना है? बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में क्या होता है कि ऐसे जैसे 1 एक एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, एक ट्री जैसा शेप बनाया जाता है। जैसे 2 के 4 हो गया, इधर 5 हो गया और फिर इसके बाद 6 हो गया, यहाँ 4 7 8 9, इस प्रकार से। तो ये बाइनरी ट्री को कॉन्सेप्ट होता है। फिर यहाँ मान लो कि आप 2 के बाद 4 के बाद 6 7 रख लियो, तो एक तरह से ट्री होता है। एक ट्री क्या होता है कि ट्री के फॉर्मेट में एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोर होते हैं। जैसे 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 4, 2 से 5, 4 से 6, 4 से 7, 6 से 8, 6 से 9, 1 से 3, 3 से 7, 3 से 8, 3 से 9। एक ट्री लाइक ट्री फॉर्मेट में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाइनरी ट्री में। लेकिन जब बाइनरी ट्री को सर्च किया गया, इंसर्शन करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी आई। कि मान लो कि आपको 9 को सर्च करना है यहाँ पे, और यहाँ मान लो कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूरे एलिमेंट सर्च करना पड़ता है। पहले देखो 2 देखो, इधर देखो। मान लो आप सर्च इधर कर रहे हो, मान लो 8 सर्च करना था आपको, तो पहले आप इधर गए, 2 सर्च किए, फिर 4 सर्च किए, फिर 5 देखो, फिर 6 देखो, फिर 8 देखो, यहाँ आकर 8 मिला, ठीक है, यहाँ 6 देखो। तो हो सकता है ऐसा एलिमेंट इधर हो, जैसे मान लीजिए 12 है, हमको 12 ढूंढना था, और आप सबसे पहले 2 पास गए, फिर 4 के पास गए, फिर 5 के पास गए, फिर 6 के पास गए, फिर 7 के पास गए, फिर 8 के पास गए, फिर 9 के पास गए, फिर उधर नहीं मिला तो फिर 3 के पास गए, फिर 7 के पास गए, फिर 8 के पास गए, फिर 9 के पास, फिर 12 के पास गए। तो सोचो कितना सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के बाद आप 12 को ढूंढ पा रहे हो। तो लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा ट्री बनाया जाए जो ट्री इफिशिएंट हो, सर्चिंग इफिशिएंट हो, सर्चिंग के साथ साथ सर्चिंग, इंसर्शन
एंड डिलीशन इफिशिएंट हो, इफिशिएंट ट्री बनाया जाए, इफिशिएंट क्या बनाया जाए, ट्री बनाया जाए। तो वैसे तो साइंटिस्ट ने एक ट्री बनाया जिसका नाम दिया बाइनरी सर्च ट्री, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BST, बाइनरी सर्च ट्री। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रूल से बनाया जाएगा कि कौन सा रूल, एक रूल बना दिया जाएगा उस रूल के अकॉर्डिंग। तो कहा गया कि एक काम करो कि अगर नोड है, नोड मान लो 1 है, तो उसका नोड का अगर लेफ्ट नोड है, मान लो यहाँ नोड में 4 है, ठीक है, नोड में 4 मानो, चलो इसके मैं दिखाता हूँ। ओके, मान लो नोड है आपका 4 है, और नोड का, तो कहा है कि नोड का लेफ्ट एलिमेंट बनाओ वो हमेशा नोड से छोटा बनाओ, मतलब छोटा एलिमेंट होगा तो नोड के लेफ्ट में जाएगा, अगर नोड से बड़ा एलिमेंट आया तो उसे राइट में भेजो, राइट में भेजो। फिर यही रूल आया, अगर 6 आ रहा है, 6 आया तो फिर नोड पर चेक करो, नोड 6 बड़ा होता है, 4 से बड़ा होता है, तो 4 के बाद 5 पे जाओ, 5 से बड़ा होता है तो 5 के राइट में भेजो। मतलब जब वैल्यू, जो भी वैल्यू आए, जो वैल्यू मैक्सिमम आए, बड़ा आए नोड एलिमेंट से, उसको हमेशा राइट में, और उससे अगर छोटा आए तो उसे लेफ्ट में भेजो। ये रूल कहा गया कि एलिमेंट, मैं लिख देता हूँ एक जगह, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो इफ एलिमेंट नोड इज ग्रेटर देन नोड, नोड से बड़ा है तो कहाँ जाए, राइट में जाए, राइट साइड में जाए। इफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में जाए, कहाँ जाए, लेफ्ट साइड में जाए। ये रूल बना दिया गया बाइनरी सर्च ट्री का। इसलिए ये रूल हुआ कि अगर वैल्यू 2 वैल्यू मेरा आया, 2 वैल्यू आया तो 2 4 से छोटा था, इसे लेफ्ट की ओर भेज दिया गया। अगर 5 वैल्यू आया, अगर 5 वैल्यू आया तो इसे 4 से बड़ा था तो इसे राइट साइड भेज दिया गया। तो इस तरह सिद्धांत का यूज करके हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाया, ठीक है। और ऐसे करते करते आप बनाते जाओ, जिससे क्या हुआ कि मान लो आपको सर्चिंग करना है, और मान लो जो आपको 6 सर्चिंग करना है, मान लो आपको इधर 5 से था और यहाँ से आपका 10 है, कनेक्टेड है, ओके मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से आपका 10 से 5 से 6, ये 6 से 7 है, ये 4 3 था, 3 नहीं कर सकते हैं, ठीक है 3 नहीं कर सकते, 3 उधर चला जाएगा। तो चलो 10 था, और आपको 10 एलिमेंट है यहाँ पे, ये आपको 6 है। मैं एक रेज करके दिखाता हूँ फिर से आपको, एक सेकेंड। बाइनरी ट्री मैंने समझा दिया कैसे बाइनरी ट्री होता है। तो ओके, एक सेकेंड बैक करो, ये हटा थोड़ा सा, तो एलिमेंट है क्या हुआ आपका कि मान लिया आपका एलिमेंट नोड था 4, तो आपका लेफ्ट साइड में मान लीजिए आपका 2 आया, तो 2 आपका 4 से छोटा था तो लेफ्ट साइड में चला गया। वैल्यू 5 आया तो 5 4 से बड़ा था तो राइट साइड में चला गया, ठीक है। और मान लीजिए आपका वैल्यू 7 आया तो 7 5 से बड़ा था, तो 7 4 से बड़ा था, 5 से बड़ा था, राइट साइड चला गया, ठीक है। इस प्रकार से 3 आया तो 3 2 से बड़ा, 4 3 छोटा है तो लेफ्ट साइड में आया, और 2 से बड़ा है तो राइट साइड में आ गया, ओके। 1 आया तो 4, अगर मान लीजिए 1 आता है, 1 इंसर्ट करते हैं, न्यू इंसर्ट 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, 1 इंसर्ट होने आ रहा है, तो 4 का वैल्यू 2 से इंसर्ट, इधर 4 1 छोटा है तो इधर आया, 2 1 से छोटा है तो 1 भी इधर इस साइड में आ गया, 1 भी लेफ्ट साइड में आ गया, 2 भी बड़ा है 1 से तो हमेशा लेफ्ट में। तो मान लो कि आपको 7 को सर्च करना है, 7 को सर्च करना है, सर्च 7,
आप क्या करेंगे, 7 को सर्च करना है। अगर BST में अगर आपका बाइनरी ट्री होता तो 7 सर्च करने के आपको सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ता है, सारे एलिमेंट्स को आपको देखने पड़ते हैं कि 7 वगैरह कहाँ पे है। लेकिन अगर आपका BST होगा तो आप क्या करेंगे, देखोगे 7 नोड से बड़ा है तो ऑफकोर्स 4 इज लेस देन 7, तो क्या होगा, तो हम आप जान गए कि 7 हमेशा आपके राइट नोड की तरफ ही है, 7 आपका सिर्फ राइट नोड की तरफ ही हो सकता है। तो आप ई से ट्रैवर्स ही नहीं करोगे और डायरेक्टली आप ई से जाएगा और ट्रैवर्स करने के बाद 5 के बाद आपको 7 मिल जाएगा। तो आपको इधर जो घूमने जो समय लगा वो तो आपका बच गया। तो इसलिए जो टाइम कंज्यूमिंग हुआ वो हमारा BST का बढ़ गया, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट बढ़ गया, बच गया। तो यहाँ क्वेश्चन था आपका कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा भी सर्च ट्री ऑफ ए नोड कंटेन्स एलिमेंट्स डेट ए ग्रेटर देन नोड वैल्यू, मतलब नोड के वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यू होता है। तो अभी मैंने बताया कि नोड के वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू हमेशा राइट साइड की ओर होता, तो राइट साइड ट्री इसमें राइट साइड ट्री इसका आंसर करेक्ट आंसर राइट साइड ट्री आंसर है। एक्सप्लेनेशन बेस्ट लेफ्ट कंटेन लेसर एंड राइट कंटेंट्स ग्रेटर वैल्यू। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लिंक के भेजोगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में PDF लिंक कर दूंगा, ठीक है। ये इसके डिफिनेशन दिया हुआ, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री दिख आपका है। कैसे एक बाइनरी सर्च ट्री दिखता है, जैसे इसका रूट होता है, इसका लेफ्ट साइड हमेशा स्मॉल है और राइट साइड हमेशा बड़ा है। 1 हमेशा छोटा, 4 से हमेशा 1 छोटा, 4 से 3 हमेशा छोटा, और 4 से बड़ा 6 भी बड़ा, और 5 भी बड़ा और 7 भी बड़ा, ठीक है। तो हमेशा राइट साइड ऑलवेज ग्रेटर देन रूट नोड एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज लेसर देन रूट नोड, ओके। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं कि आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करना है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ये ध्यान रखना, उसका पहचान भी होता है कि इसके लास्ट में ऑपरेंड्स आ जाते हैं। जैसे माइनस दिख रहा है, अगर मान लो आपके साथ 10 + 5 × 6 + 7 कुछ ऐसा रहता है -7, तो ये आपके इन्फिक्स होते हैं, इसे इन्फिक्स कहते हैं, इन्फिक्स एक्सप्रेशन। अगर ऐसे रहते हैं कि -10 + 2 ऐसे रहते हैं, जैसे दिखाता हूँ आपको फिर से, ऐसा -+2 3 4 5 + 4 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहता। तो अगर पहले लग गया था नेगेटिव प्लस ऑपरेंड आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और अगर एलिमेंट्स के लास्ट में ऑपरेंड्स आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसको सॉल्यूशन करने का 2-3 तरीका है। पहले आप स्टैक से कर सकते हो, आप स्टैक से कर सकते हो इसको, या फिर आप इसे क्यू से भी स्टैक से कर सकते हो, या इसे आप डायरेक्टली बनाते हैं। जैसे मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक शॉर्टकट तरीका भी इसको बनाने का होता है, एक स्टैक। पहले मैं स्टैक से बताता हूँ कि स्टैक से इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक्सप्रेशन है, आपका स्टैक है ये ला, सबसे पहले एलिमेंट 10 आया, 10 का स्टोर कर दिया, फिर 5 आया, फिर 5 का स्टोर कर दिया, फिर प्लस आया। जैसे प्लस आया तो जैसे प्लस आता है तो क्या रूल यह होता है कि जैसे प्लस आए वैसे दोनों एलिमेंट को बाहर करो, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो याद रखना कि पोस्टफिक्स में होता है जो हमेशा ऊपर से नीचे तक यह परफॉर्म किया जाता है कैलकुलेशन, मतलब हमेशा 5 + 10 नहीं जोड़ना, आपको 10 + 5 जोड़ना है। पोस्टफिक्स याद रखना, पोस्टफिक्स में हमेशा नीचे से ऊपर मूव होता है। तो आपका जो पहला ऑपरेशन हुआ 10 + 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 15, और 15 होने के बाद ये 15 यहाँ पे आपको फिर स्टोर हो जाएगा स्टैक में। फिर आया आपका 60, फिर आया 60, फिर आया 60 के बाद 6 आया, ठीक है। फिर आया आपको डिवाइड, जैसे डिवाइड ऑपरेशन आया ऊपर से, ठीक है,
तो ये फिर से ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करेगा कि नीचे से ऊपर 60 से डिवाइड किया जाए 6 को, ये नहीं कि 6 को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको 60 को 6 से डिवाइड करना है। तो 60 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आया आपका 10। तो आपका अब स्टैक में क्या बच गया 15 एंड 10। इसके बाद क्या आया मल्टीप्लिकेशन आ रहा, तो फिर मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन जैसे आया तो फिर क्या करेगा, फिर से ऑपरेशन दोनों ऑपरेंड को बाहर फेंकेगा उठा के। तो अब फिर उल्टा होगा 15 गुना 10, मतलब 10 में 50 गुना नहीं करना, 15 में 10 से गुना करना है, तो 15 10 गुना होगा और क्या हो जाएगा 150 हो गया। और आपके स्टैक में क्या आ गया 150। उसके बाद क्या आया 8 आ रहा, तो आपके स्टैक में 8 आया, ठीक है। फिर आपका स्टैक में नेगेटिव आया, तो वैल्यू नेगेटिव आया, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जैसे इंसर्ट हुआ तो इस दोनों ऑपरेंड को बाहर कर दिया। तो हमेशा नीचे से ऊपर, पॉजिटिव पे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बात करते हैं, याद रखना। तो 150 माइनस 8 यानी आपको उत्तर आ गया 142, जो आपका ऑप्शन नंबर है सही, ठीक है। ऐसे एग्जाम में इसमें मिस प्रिंट हुआ था, नेगेटिव लास्ट में छूट गया था, आई थिंक मैं उसमें जब बना रहा था इसको तो नेगेटिव दिख नहीं रहा था मुझे, तो आई थिंक इसका आंसर नन ऑफ द दे दिया गया था, या 100 ऑफ द दे दिया गया था, या फिर ए जिसका आंसर था उसको दे दिया गया, आंसर दे दिया गया था, सही कर दिया गया था। तो मेरा भी आंसर 142 में सही हो गया था, इसका सही सोल्यूशन 142 ऐसा था, ठीक। अब मैं बताता हूँ एक तरीका हो गया आपका ये पोस्ट फिक्स का। एक जगह मैं यह भी याद दिला दूँ कि अगर आपको स्टैक पे काम कर रहे हो और मान लो आपका वैल्यू 10 आया और फिर वैल्यू 5 आया, और अगर आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आपका प्रीफिक्स है, अगर आपका एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है तो आपको इस फॉर्मेट से उल्टा कैलकुलेशन करना है। जैसे मान लीजिए नेगेटिव आया तो दोनों ऑपरेंड अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको 10 - 5 नहीं कीजिएगा, आपको 5 - 10 कीजिएगा। प्रीफिक्स में इस फॉर्मेट से कैलकुलेशन होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, और पोस्टफिक्स से नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो 5 - 10 यानी -5 आपको आउटपुट आएगा, क्या आएगा -5। ये नहीं कि आप 10 - 5 कर 5 कर दीजिएगा, याद रखिए प्रीफिक्स में हम ऊपर से नीचे लेते हैं। अब इसका शॉर्टकट रूल में बताता हूँ कि शॉर्टकट से इसको कैसे बनाया जा सकता है, मतलब मिनटों में बना जा सकते हैं, इतने आपको स्टैक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा बनाते आया हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपका स्टेटमेंट था 10 5 + 66 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 8 माइनस। अब मैं जानता हूँ कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, तो मैं जानता हूँ कि इधर से इधर आएगा, ये प्लस उठ के इधर से उधर आएगा, तो मैं जोड़ दूंगा। हमेशा पोस्टफिक्स है तो पोस्टफिक्स के बीच में इनफिक्स में लाते हैं, 10 + 5। फिर आया 60 कैसे रहने दो, 6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस। अभी मैंने 10 + 50 किया था, यहाँ 15 आ गया सिर्फ। 66 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस। एक सेकंड में आपको रिफ्रेश पेज में दिखाता हूँ, तो क्लीन पेज करके दिखा देता हूँ आपको, पेज सेट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर बैक करके दिखाता हूँ आपको क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 10 5 + 66 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई फिर 8 माइनस, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, या 10 + 5 इधर जोड़ दो, 15 हो गया। 60 जैसे वैसे वैसे रखने दो, मल्टीप्लिकेशन 8 माइनस, ये हो गया 15। 66 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस। अब ये डिवाइडेड है, ये इस दोनों के बीच में है, इसके आप बीच घुसाओ। 50 60 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों के बीच में है, इसके बीच में है,
इसके बीच में है, तो 15 डिवाइड करो इससे, 8 माइनस 150 आया, 8 माइनस, अब ये माइनस घुसा दो बीच में, तो 142 आपको डायरेक्टली आंसर आ गया। आप शॉर्टकट बना सकते हो, जितना फास्ट आपसे कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टैक का यूज करो, अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके, तो इसका आंसर आपका 142 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं।